हेलो डियर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, आपका एक पहली वीडियो हमने भूकंप के फर्स्ट पार्ट को बना दिए हैं, आप लोग उसको जरूर देखेंगे आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपका अगली कड़ी पे, यानी कि ज्वालामुखी के आधार पर किस प्रकार से भूकंप आता है आपका। इससे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक कारक के आधार पर हम लोगों ने देखा कुछ पॉइंट्स, जैसे प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत के आधार पर कैसे भूकंप आता है आपका, और तमाम ऐसे कारण थे आपका, प्लेट विवर्तन के कारण कैसे भूकंप आते हैं। तो अभी हम लोग एक पार्ट को पढ़ रहे हैं कारक के आधार पर, यानी कि प्राकृतिक कारक के आधार पर किस प्रकार से भूकंप आता है आपका। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानवीय कारक के आधार पर भूकंप किस प्रकार का आता है, कैसे आता है आपका। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है ज्वालामुखी के आधार पर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिए महाद्वीपों के इस प्लेटों के विस्थापन के आधार पर, पुनश्चलन सिद्धांत के आधार पर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी आधार पर। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ज्वालामुखी के आधार पर किस प्रकार से भूकंप आता है। तो सबसे पहले एक लाइन आप लोग लिखेंगे कि ज्वालामुखी को जो है ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लिख लेंगे आप सभी लोग इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यानी कि ज्वालामुखी को जो है यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और किस प्रकार से ज्वालामुखी के आधार पर भूकंप आता है आपका, यहां पर देखिए एक चीज आप लोग समझेंगे। जैसे ये पृथ्वी का धरातल है आपका, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ये पृथ्वी का धरातल है। और जब नीचे से गैसें या मैग्मा जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा आपका, तो ये धरातल को जाकर क्या करेगा, टक्कर मारेगा। धरातल को क्या करेगा, टक्कर मारेगा। और जब ये धरातल को बार बार टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारने से धरातल क्या होगा, वाइब्रेट होगा आपका। प्लेटें क्या होंगी, वाइब्रेट होंगी आपका। पृथ्वी जो है प्लेटों पर बनी हुई है आपका, यानी कि प्लेट परत दर परत चट्टानें जम करके जो है धरातल का निर्माण करती हैं। अगर ये बार बार गैसें जाकर के टक्कर मारेंगी, ज्वालामुखी को अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ये गैस के पीछे ठीक मैग्मा लगा होता है आपका धरातल के नीचे। ये जैसे ही इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारने से यहाँ क्या होगा, टूट जाएगी। अगर चट्टान कमजोर होगी तो यहाँ पर टूट जाएगी, और फिर यहाँ से क्या उत्पन्न होगा आपका, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा आपका। और जैसे ही यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होगा आपका, अगर यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होगा तो फिर मैग्मा बाहर की तरफ निकलने लगेगा, और चट्टानों के टूटने से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, पूरा धरातल हिल जाएगा आपका। और इसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहेंगे आपका। एकदम जनरल भाषा में समझिए कि अगर ये चट्टान टूटेगी तो जाहिर सी बात है इधर कंपन होगा, और जब कंपन होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वालामुखी आधार पर भूकंप कैसे आता है आपका। ठीक है ना, इसी तरह से आएगा। दूसरा चीज कि जब ये चट्टानें बार बार इसको टक्कर मारेंगी, तो टक्कर मारने से भी ये वाइब्रेट होगा आपका। और जब ये कांपने लगेगा तो इसी कंपन के वजह से ये चट्टानें टूट जाती हैं। और जब चट्टानें टूटती हैं चट्टानें, तो ये बाहर की तरफ मैग्मा निकलने लगता है, और बाहर जब मैग्मा निकलता है तो फिर यही ज्वालामुखी का रूप कहा जाता है आपका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी आधार पर क्या होता है आपका, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और कहा यह जाता है कि इसको जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि अगर ये टूट करके गैसें बाहर नहीं निकलती तो हर भाग पर ये जब नीचे दौड़ती तो भूकंप क्या होता, लगभग सब जगह फैलते चले जाता है आपका। लेकिन जब ये तोड़ करके बाहर की तरफ निकल जाती हैं तो ये पूरा पृथ्वी जो है विस्फोट नहीं करती है आपका। नहीं तो क्या होता, अगर नीचे गैस पूरा दौड़ रही है, रनिंग करेगी, तो फिर दिक्कत होगा ना आपका। तो इसलिए एक जगह से तोड़ कर ये बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है आपका। ठीक है, और इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है आपका। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी पाइप है, अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा मात्रा में अगर द्रवीय पदार्थ भर दिया जाए या गैस भर दिया जाए, अगर एक जगह से लीक करके गैस निकलना शुरू कर देगी तो हल्का हो जाएगा वो आपका, नहीं तो पूरी पाइप ही टूट जाएगी आपका। ठीक है ना, तो ये सिस्टम, इसी आधार पर आप लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे आपका। आगे ज्वालामुखी को जब आप लोग पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से यहाँ पर बातें समझ में आएंगी आपका। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान देंगे और इसे आप लोग बना भी लेंगे। ठीक है, कि ज्वालामुखी आधार पर किस प्रकार से भूकंप आता है आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, मानवीय कारक। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, मानवीय
कारक कि मानवीय कारक के कारण कैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है, वो मानवों की कौन सी गतिविधि है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है आपका। ठीक है ना, नोट करिए और एकदम सीरियल से इसको सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। यही सब भूकंप में आपको पढ़ना है, एकदम सीरियल से इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, मानवीय कारक। अब आप लोग ध्यान देंगे मानवों का वो कौन सा कार्य है जिसके वजह से भूकंप आता है आपका, यानी कि हम लोगों का वो कौन सा कार्य है जो भूकंप के आने के लिए क्या करता है, बाधित करता है, भूकंप आता है आपका उसी कार्य की वजह से। तो एक बात ध्यान दो, कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना इंसान पर भारी पड़ता है। अगर आप उसका संतुलन को बिगाड़ेंगे तो फिर आपके जीवन में क्या होगा, दिक्कत होगी, आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है आपका। इसीलिए प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए फायदे के लिए दिया है। ठीक है, इसीलिए उसके साथ छेड़छाड़ हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मानवीय कारक के आधार पर कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका, पहले नंबर पर लिखेंगे जलीय भार। पहले नंबर पे आप यहां लिखेंगे जलीय भार के आधार पर, इसको समझिएगा आप लोग। जलीय भार यानी कि जलीय भार के आधार पर किस प्रकार से भूकंप आता है। तो जलीय भार का मतलब ये होता है आपका ना कि जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे कि चट्टानों पर पुल बना दिए जाते हैं। जैसे ये चट्टाने हो आपका, ठीक है, ये दो चट्टाने हैं, इन दो चट्टाने, ये दो आमने सामने चट्टाने हैं आपका, और ये मध्य से जो है क्या हो रहा है, नदी गुजर रही है, बीच में से क्या जाएगी आपका, नदी जाएगी। यहां से मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है आपका, अगर यहां से नदी जब कोई बह रही है तो ये बीच में क्या होगा, एक ब्रिज बना देंगे लोग, ब्रिज नहीं ये बांध बनेगा आपका, यहां पर क्या होगा, बांध बनेगा। और जैसे ही यहां पर बांध बनेगा तो एक बात ध्यान दो आप सभी लोग, बांध बनेगा तो ये पीछे क्या होगा, जलाशय हो जाएगा, पानी रुकेगा ना, बांध बनने की वजह से इधर पानी रुकेगा। और जब इधर पानी रुकेगा आपका तो एक बात बताओ कि ये पहाड़ियां हैं, ये क्या है, पहाड़ियां हैं, तो ये पानी को सोखेंगी। जब पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो पानी सोखेंगी, और जब पानी को सोखेंगी ये, तो ध्यान दो ये पहाड़ें जो होती हैं, पहाड़ जो होता है आपका वो प्लेटों पर बना होता है आपका। यही चट्टानी एरियाओं में घूमने के लिए जाएंगे, जैसे हमारे अगर देखा जाए भारत में तो मध्य प्रदेश वगैरह की साइड में आप लोग जाएंगे तो चट्टानों पर आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग कलर की परत दर परत जमी हुई चट्टानें आपको दिखाई देंगी आपका। ठीक है, जब ये पानी सोखेंगी तो क्या होगा, इसमें फिसलन होगी आपका, और फिसलन होने के कारण जो है ये चट्टानें सरक जाती हैं, और चट्टानों के सरकने से क्या होता है, एक बहुत बड़ी जो है ऐसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा होता है आपका, और भूकंप भी आता है जब ये चट्टानें सरकती हैं आपका। ठीक है ना, और होता है कैसे, जब ये पानी भरेगा तो ये चट्टानें पानी को सोखेंगी, और पानी को सोखने के कारण इसमें फिसलन होगा, और फिसलन होने से भी ये भूकंप आता है आपका। ठीक है ना, तो यहां पर नोट कर लेंगे आप सभी लोग एक लाइन में, जलीय भार के कारण, जलीय भार के कारण, जलीय भार के कारण चट्टानों में फिसलन होता है। जलीय भार के कारण जो है चट्टानों में फिसलन होता है। ठीक है ना, यानी कि जलीय भार के कारण जो है चट्टानों में फिसलन होता है, और क्या होता है, इससे भूकंप आपका आता है। तो यहां पर लिख लो, इससे भूकंप आता है। अब आपसे अगर सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कारक है जो मानवीय आधार पर भूकंप की उत्पत्ति करता है, तो क्या बताएंगे, जलीय भार, या बांध के बनाने की वजह से। तो बांध बनाया मनुष्य ने नदियों पर, किस लिए, तो जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया ना, नदी के जल को रोका, बांध बनाया, विद्युत का उत्पादन करेगा, लेकिन कल जो है ये चट्टानें फिसल जाएंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये पहला कारण आपको मिल गया कि जलीय भार के आधार पर कैसे भूकंप आपका आता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे, नेक्स्ट अगली हेडिंग हो जाएगी आपका परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र। अब यहां पर देखिए परमाणु संयंत्र के आधार पर क्या होगा, किस प्रकार से भूकंप आपका आएगा। अभी जो युद्ध चल रहा है आपका रूस और यूक्रेन के बीच में, आप लोग देखेंगे कि अब ये क्या होगा, ये परमाणु युद्ध अगर हो या परमाणु संयंत्र हो तो ये क्या है, परमाणु संयंत्र से हमारी प्रकृति का बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर हम लोग बात करें परमाणु बम के आधार पर, तो एक पहले तो समझो परमाणु संयंत्र को, ये जो परमाणु संयंत्र है आपका ना, इससे भी भूकंप आता है जब इसका प्रयोग किया जाता है, जब जो है इसको क्या बोलेंगे आप सभी लोग, कि जब देखा जाता है
कि आखिर ये जो हमने परमाणु संयंत्र बनाए हैं ये कारगर साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जब इसका हम लोग जांच करते हैं, प्रयोग करते हैं हम सभी लोग परमाणु संयंत्र को लॉन्च करने के लिए, तो एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग, उस समय जब इसका प्रयोग होता है ना, तो जब ये विस्फोट होता है तो क्या होता है, धरातल कांपने लगता है, और उसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं आपका। यानी कि परमाणु भट्टियों में जब इसका प्रयोग किया जाता है या कोई मिसाइल वगैरह बनाकर जब प्रयोग किया जाता है ना, तो क्या होता है, भूकंप आता है। जहां से भी ये होगा वहां पे भूकंप आएगा आपको, और उससे क्या होता है फिर आपका बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नहीं होता है, ये थोड़ा मतलब प्राकृतिक भूकंप से ये कम होता है आपका, लेकिन भूकंप की उत्पत्ति होती है आपका। और आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। अगर परमाणु बम की हम लोग फूटने की बात करें तो एक बार अगर विस्फोट करेगा परमाणु बम जहां पर किसी स्थान पर, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, कम से कम 80,000 से 1 लाख लोगों की मौत तो तुरंत हो जाएगी आपका, ठीक है ना। और सब कुछ राख में बदल जाएगा तुरंत, एक ही बार में क्या होगा, राख में बदल जाएगा। ऊपर जो है बादल छा जाएंगे, और दूसरा चीज ये कि काली वर्षा होगी, ऐसे समझिए आप लोग, काले बादल वाली वर्षा होने लगी आपका, काले जल वाली वर्षा होगी आपका, ठीक है ना। और वो प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। हमारी ओजोन लेयर क्या होगी, टूट जाएगी, वहां से खत्म हो जाएगी आपका, जहां पर परमाणु विस्फोट करेगा आपका परमाणु बम। यानी कि परमाणु संयंत्र जो बनाए जाते हैं, जो भट्टियां बनाए जाते हैं विद्युत के उत्पादन के लिए आपका ना, उसमें जब विस्फोट कराया जाता है तो उससे भी भूकंप आता है, हमारा धरातल कांपने लगता है आपका, ठीक है ना। लेकिन बहुत बड़ा झटका ये नहीं होता है, ये इससे लगभग 20 किलोमीटर की एरिया प्रभावित होती है, बहुत बड़ा झटका नहीं होता है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार का भूकंप जो है मानवीय भूकंप आता है। तो आप लिख लेंगे आपका परमाणु संयंत्र में विस्फोट से, लिखेंगे परमाणु संयंत्र में विस्फोट से, परमाणु संयंत्र में विस्फोट से भूकंप आता है, भूकंप आता है। यानी कि परमाणु संयंत्र में विस्फोट से क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है ना यार। और एक चीज होता है, परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उस समय भी आता है। तो यहां पर लिख लेंगे या परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, ठीक है ना। यानी कि परमाणु संयंत्र में भी जब विस्फोट होता है तब भी आता है, और जब परमाणु परीक्षण किया जाता है उस समय भी क्या होता है, ये भूकंप आता है आपका। नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे और समझते चलेंगे इनको आपका, ठीक है। चलिए अपनी नोटबुक पर आप सभी लोग नोट करते चलिए सारे पॉइंट्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और डिटेल से ऐसे आराम से एकदम समझते चलिए भूकंप को आप सभी लोग, ठीक है। एक एक टॉपिक को आराम से पढ़िए कि फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास ये आपको कैसी लगी आपका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप सभी लोग, और खास करके शेयर कर दें, क्योंकि और भी जो स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो प्राप्त हो जाए आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टडी यहाँ आप लोग बताते हैं, यहाँ पर स्थिति के आधार पर देखेंगे आप लोग, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर भूकंप को देखेंगे हम सभी लोग, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप लोग, चलिए स्थिति के आधार पर जब हम सभी लोग पढ़ते हैं भूकंप को, तो अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार का हमारा भूकंप होता है आपका, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर हम लोगों ने देखेंगे यहां पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल रिटर और गुटेनबर्ग आपका, ठीक है ना। तो रिटर और गुटेनबर्ग ने जो है ये भूकंप को 3 भागों में क्या किया, विभाजित किया। तो यहां पर लिखेंगे आपको गुटेनबर्ग तथा रिटर ने, कार्ल रिटर ने, गुटेनबर्ग तथा रिटर ने भूकंप को 3 भागों में विभाजित किया। यानी कि गुटेनबर्ग और कार्ल रिटर ने भूकंप को 3 भागों में क्या किया, विभाजित किया आपका, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, एक एक करके सबको लिखेंगे आप सभी लोग। भूकंप, इसके 3 भाग को जब हम लोग देखते हैं, देखिए पहला होता है आपका ऊपरी भूकंप, पहला हो जाएगा आपका ऊपरी भूकंप। दूसरा यहां पर हो जाएगा आपका मध्यवर्ती भूकंप,
तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो गहरा या पातालीय भूकंप, गहरा या पातालीय भूकंप हो जाएगा आपका। यानी कि कार्ल रिटर और गुटेनबर्ग ने जो है ये भूकंप को जो है 3 रूपों में क्या क्या इन्होंने बांटा आपका। हम लोग जब ऊपरी भूकंप की बात करते हैं तो देखेंगे कितनी गहराई पर यह आता है आपका। इसकी गहराई क्या होती है, तो ये 0 से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई पर जब हम भूकंप का अनुभव करते हैं तो इसे ऊपरी भूकंप या सतही भूकंप के नाम से जानते हैं आपका। दूसरे बात देखेंगे हम लोग मध्यवर्ती भूकंप को, तो लगभग 50 से लेकर 250 किलोमीटर के रेंज में जब ये भूकंप आता है गहराई में तो इसे मध्यवर्ती भूकंप कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के इतने मध्य में है आपका। इसकी बात हम लोग करेंगे तो ये 250 से लेकर लगभग 700 किलोमीटर, 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई पर जब ये भूकंप आता है आपका तो इसे जो है पातालीय भूकंप या गहरा भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कौन सा भूकंप सबसे खतरनाक होता है, तो देखिए जो ये ऊपरी भूकंप होता है आपका ना, ये सबसे खतरनाक होता है आपका। ठीक है ना। तो इसमें लिख लेंगे आप सभी लोग, इन तीनों में सर्वाधिक विनाशकारी सतही भूकंप होता है या ऊपरी भूकंप होता है। सर्वाधिक विनाशकारी जो है आपका ऊपरी भूकंप होता है। यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग, सर्वाधिक विनाशकारी ऊपरी भूकंप होता है। यानी कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन होता है आपका, ऊपरी भूकंप होता है। जब हम लोग तरंगों को पढ़ते हैं ना, अभी तो भूकंप के प्रकार को पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार से देखा आप लोगों ने, तो इसमें आप लोग देखेंगे जो धरातलीय तरंग होती है अर्थात जो यल तरंग होती है वो सबसे खतरनाक तरंग होती है आपका। ठीक है ना, क्योंकि वो धरातल पर चलती है और पूरा विनाश करते हुए चलती है आपका। जितने घर को तोड़ती है ना उसी काम होता है आपका, यल तरंग का होता है आपका। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लेंगे आप सब लोग, इस पॉइंट्स को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो शेयर कर देंगे आप सभी लोग तो ये वीडियो सबको प्राप्त हो जाएगी आपका। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं सबको मिल जाएगी वीडियो आपका। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि निम्न में से भूकंपीय तरंगे नहीं है। एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि निम्न में से भूकंपीय तरंग नहीं है, निम्न में से भूकंपीय तरंग नहीं है। एक सवाल कर लेते हैं आप लोगों से कि निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंग नहीं है आपका। इसमें ऑप्शन ए है आपका पी तरंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यल तरंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यस तरंगे और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सुनामी तरंगे, सुनामी तरंगे। सवाल को आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है आपका कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। आप लोग थोड़ा सोच करके कमेंट करके हमको बताइए कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो देखो आप सभी लोग यहाँ पर ये पी तरंग भूकंपीय तरंग होती है आपका, यल तरंगे ये भी भूकंपीय तरंगे होती हैं, यस तरंगे यह भी भूकंपीय तरंगे होती हैं और सुनामी तरंगे ऑप्शन में है। और कहीं कहीं परीक्षा में लिख देता है एक ऑप्शन और जोड़ करके कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन में जैसे ही लिखता है ना तो सारे बच्चे इसी को सही करते हैं कि यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये सुनामी तरंगे भी भूकंपीय तरंगे होती हैं। ये ज्यादातर बच्चे सोचते हैं ये बात, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में जो उत्तर सही होगा आपका वह उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो सवाल में उत्तर सही होगा ये होगा सुनामी तरंगे ये भूकंपीय तरंगे नहीं होती
है आपका। यही ऑप्शन में यहाँ पर सही होगा। कारण ये होता है कि ये जो सुनामी तरंगे होती हैं ये भूकंपीय जनित होती हैं आपका। ये तरंगे जो होती हैं ये भूकंप जनित तरंगे होती हैं। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, ये भूकंप जनित तरंगे होती हैं। भूकंप जनित यानी कि भूकंप के आने से ये उत्पन्न होती हैं। ये भूकंप जनित तरंगे होती हैं, यानी कि ये भूकंप जनित तरंगे होती हैं आपका। कौन सी? ये जो सुनामी तरंगे होती हैं ये भूकंप जनित तरंगे होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। कारण ये है कि जब महासागरों में भूकंप आता है तो महासागरों में भूकंप के आने से इन तरंगों की उत्पत्ति होती है आपका और सुनामी आती है। जब भी जैसे आप मान लीजिए कि एक गमले में पानी लिए हो और पानी पूरा भरा हो गमले के बराबर, अगर उसको थोड़ा सा आप हिला देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि समुद्र एक बहुत बड़ा गमला है और उसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसका धरातल थोड़ा सा हिलेगा तो पानी बाहर जाएगा ही। तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये आसान भाषा में आप यहाँ से समझ सकते हैं ऐसे ही। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, और इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आप हेडिंग बनाइए, भूकंपीय तरंगे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे आप लोग हेडिंग बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों की जब हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जो है ये भूकंपीय तरंगे होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे काय तरंगे। काय तरंगे, या इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका? प्रत्यक्ष तरंगे कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष तरंगे। दूसरा होता है आपका जिसे हम लोग सतही तरंगे कहते हैं, सतही तरंगे, या इसको जो है अप्रत्यक्ष तरंगे कहा जाता है। क्या कहता है? अप्रत्यक्ष तरंगे कहा जाता है। यानी कि एक होता है सतही तरंगे और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष तरंगे। एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव, आप तक ठीक है ना, सरफेस वेव आपका। अब हम लोग बात करेंगे अगर कि काय तरंगों में या प्रत्यक्ष तरंगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन तरंगों की भी कुछ विशेषताएं होती है। इसमें दो प्रकार की तरंगे होती हैं आपका। एक तरंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होती है आपका पी तरंग होती है। कौन सी तरंगे होती हैं? पी तरंगे होती हैं आपका, पी तरंगे होती हैं ये, ठीक है, पी तरंगे होती हैं। और ये वाली जो होती है यह यस तरंगे होती हैं। यानी कि सतही तरंगे या काय तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और यस तरंगे। इस पी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं बताइए आप सभी लोग? पी तरंग को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक, इसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, या इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं आपका, ठीक है ना। यानी कि इसको प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं आपका। किसको? पी तरंग को प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसको थोड़ा मैं साफ लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक तरंग, या इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो यस तरंग को जो है द्वितीयक तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे कहते हैं, या इसे गौड़ तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ तरंग भी कहते हैं। इसको द्वितीयक तरंग कहते हैं, या इसे गौड़ तरंग कहते हैं, या इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट करेंगे। यस तरंग को क्या क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, या द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है।
इस पॉइंट को नोट करिए। यहाँ पे कुछ चीजें और समझेंगे आप लोग। ये पी तरंग सबसे पहले जो है चलती है और सबसे तेज चलती है, अतः ये भूकंपीय केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है आपका। ये जो यस तरंग होती है आपका, ये दूसरे नंबर पर पहुंचती है। और सतही तरंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह यल तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? यह यल तरंगे होती हैं आपका। ये कौन सी तरंगे होती हैं? सतही तरंगे, क्योंकि यल तरंग जो होती है ये सतह पर चलती है आपका। कहाँ चलती है? सतह पर चलती है। इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में हम लोग लिख के खत्म करते हैं इनको। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे पी तरंगे। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, पी तरंगे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, पी तरंगे। चलिए नोट करेंगे आप सभी लोग, पी तरंगे, पी तरंगे, यानी कि प्राथमिक तरंगों के बारे में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए, एक चीज पहले समझ लो, यहां पर ध्यान दो। ये जो पी तरंगे होती हैं ये सबसे पहले भूकंपीय अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। जब इनकी उत्पत्ति भूकंपीय मूल से होती है तो सबसे पहले ये भूकंपीय अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और रिक्टर स्केल में सबसे पहले इन्हीं को देखा जाता है। अर्थात ये सबसे तेज चलने वाली तरंग होती हैं आपका, ठीक है ना। इनकी गति समथिंग 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है आपका, ठीक है ना। नोट करेंगे इसको, ये सबसे तेज गति से चलती हैं। लिखेंगे, ये सबसे तेज गति से, सबसे तेज गति से चलती हैं। ये तरंगे जो होती हैं ये सबसे तेज गति से चलती हैं। अगर इनकी नॉर्मल स्पीड को देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यह 1 सेकेंड में जो है 8 किलोमीटर की गति से चलती हैं आपका। अगली बात देखेंगे तो ये जो तरंगे होती हैं ना, ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। किस प्रकार की भांति करती हैं? ध्वनि तरंगों की। लिखेंगे, ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगों की भांति ये क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं आपका, ठीक है ना। ध्वनि तरंगों की भांति क्या करती हैं? ये व्यवहार करती है। अब एक बात ध्यान दो कि जब ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं तो क्या होता है आपका, यानी कि जहां पर इनको माध्यम सघन मिलेगा ये तेज चलना शुरू कर देंगी, और जहां पर इनको माध्यम विरल मिलेगा इनकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे, जहां पर माध्यम सघन होगा इनकी गति तेज होगी। जहां पर माध्यम विरल होगा, विरल में गति कम हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जहां पर माध्यम सघन होगा वहां पर इनकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है, और जहां पर माध्यम जो होता है वो क्या होगा? विरल होगा, वहां पर इनकी गति क्या होती है? कम हो जाती है आपका, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख लेंगे, ये भूकंपीय अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये भूकंपीय अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। और सबसे विशेष पॉइंट, ये ठोस द्रव तथा गैसीय तीनों माध्यम में गमन करती हैं, यानी कि ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में क्या करती हैं? ये गमन करती हैं आपका। तो ये रही इनकी विशेषता आपका पी तरंगों की। और यही आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे तीनों माध्यम में गमन करती हैं, कौन सी तरंग जो है वो ठोस माध्यम में गमन करती है। ऐसे करके सवाल आपसे बनता है आपका। एक सवाल और बन जाता है ये वाला कि कौन सी तरंग निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है।
तो पी तरंग जो होती है वो ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है आपका। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे यस तरंगे। ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग बनाएंगे यस तरंगे। और ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो बच्चे नए होंगे वो लोग भूकंप के जो फर्स्ट पार्ट है उसको जरूर देखिएगा आप सभी लोग, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी बातें समझा दी हैं और वहीं से आगे श्रृंखला बढ़ रही है आपका। तो फर्स्ट पार्ट को आप सभी लोग जरूर देखें। और दूसरा चीज कि ये पूरा शुरू से भूगोल चल रहा है लेखपाल के लिए, आप पूरी वीडियो को जरूर देखें आप सभी लोग। सौर मंडल की भी वीडियो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी गतियां वगैरह सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको जाकर आप सभी लोग जरूर देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। और क्रम से नोट बनाते चलिए, एक एक करके सबको नोट आप लोग बनाइए आपका, ठीक है ना। अब लिखेंगे यस तरंग को। यस तरंग की अगर हम लोग गति की बात करेंगे आपका, तो इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है आपका। दूसरा चीज ये होता है कि ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। यानी कि द्रवीय माध्यम में क्या होता है, ये गमन नहीं करते आपका। द्रवीय माध्यम में ये लुप्त हो जाती है आपका, ठीक है ना। दूसरा चीज यहां पर आप नोट करेंगे आपका, यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती है। यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती है। अर्थात प्रकाश की भांति क्या करती है, यह व्यवहार करती है। प्रकाश की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है आपका, ठीक है ना। प्रकाश की भांति ये तरंग क्या करती है, व्यवहार करती है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, और इसे हम लोग द्वितीय तरंग भी कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना, यह भूकंपीय अधिकेंद्र पर पी तरंग के बाद पहुंचती है। यानी कि पी तरंग के बाद ये क्या करती है, पहुंचती है आपका, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान देना, यह केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। लिखेंगे यहां पर, लिख लेंगे आप लोग, द्रवीय माध्यम में लुप्त हो जाती है। द्रवीय माध्यम में लुप्त हो जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका, इसको पेपर में बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग है जो द्रवीय माध्यम में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। तो क्या आप लोग बताएंगे, यस तरंग है जो द्रवीय माध्यम में लुप्त हो जाती है आपका, ठीक है। सभी पॉइंट्स को नोट करिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। यल तरंग को लिख लेते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, सारे पॉइंट्स को नोट करिए इसके। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिए, यल तरंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे यल तरंगे आप लोग। यल तरंगे, यल तरंगों से जो सवाल बनता है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पर जान लेंगे कि इनकी गति क्या होती है यल तरंगों की। तो गति यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग, 1.5 से लेकर के आपका समथिंग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है आपका इनकी गति। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये तरंगे केवल धरातल पर चलती हैं। धरातल पर चलती हैं। ये तरंगे केवल धरातल पर चलती हैं आपका। दूसरा चीज होता है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन ये बहुत गहराई पर नहीं जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पर गमन करती हैं आपका, ये बात ध्यान देंगे आप लोग। अगला पॉइंट ये है, ये सर्वाधिक
विनाशकारी होती है। यानी कि जो यल तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। आपका क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं आपका। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहां से बहुत अधिक पूछता है आपका। और ये सबसे बाद में भूकंपीय अधिकेंद्र ये सबसे बाद में भूकंपीय अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। यानी कि ये तरंगे जो है आपका, ये सबसे बाद में जो है भूकंपीय अधिकेंद्र पर क्या करती हैं, पहुंचती हैं, या रिक्टर स्केल पर ये सबसे बाद में क्या करती हैं, पहुंचती हैं आपका। ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपका, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं आपका। ठीक है ना। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे आपका, विवरण को, यानी कि भूकंपीय विवरण को जो है ये अगली वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आप सभी लोग कंटिन्यू रहिएगा अगली वीडियो के लिए। विवरण, ध्यान देना, यहाँ पर जो क्षेत्र होगा भूकंपीय क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किन क्षेत्रों में भूकंप सबसे अधिक आता है आपका। तो विस्तृत क्षेत्र को यहाँ पर विवरण से बढ़िया आप लिखेंगे विस्तृत क्षेत्र। ठीक है ना। विवरण या विस्तृत क्षेत्र कौन सा है जहां पर भूकंप सबसे अधिक आता है हमारी पृथ्वी पर, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना। यानी कि जो भूकंपीय विस्तृत क्षेत्र है आपका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, या भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है या विवरण, उसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में। और अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में बात होगी आपका कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आता है, उसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आता है पृथ्वी पर। इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना। और अगली वीडियो तो देखना भूलिएगा मत आप सभी लोग, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम लोग बताएंगे कि हमारे भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है आपका। ठीक है ना। तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जो 2 पार्ट है भूकंप का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इसे आप लोग पूर्ण रूप से देख करके अपने नोटबुक में इसको आप लोग नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है। तो अब हमें आप सभी लोग इजाजत दीजिए, फिर अगली वीडियो में आप सभी लोगों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।